साहब अंकल मेरे, मैं इधर आया तो दरवाजा खुला था साहब, मैं अंदर आके देखा तो बाहर चलिए, आइए बाहर आइए, बाहर आइए। नारायण अंकल मेरे दूर के रिश्तेदार, मैं तो पास ही गांव में रहता हूँ। अंकल से मिलने आया था, यहाँ के देखा तो औरत और लड़की की हालत बता रही है, उनके साथ रेप भी किया गया। 200 से ज्यादा लोगों का काम लगता है और बॉडीज को देख के ऐसा लग रहा है कि मारने से पहले इनको काफी टॉर्चर भी किया गया है। मेन स्विच बोर्ड घर के बाहर है और घर में फोर्स एंट्री के कोई निशान नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे अटैकर्स ने पर्पसली पहले मेन स्विच ऑफ किया। स्विच ऑफ होने के बाद घर वालों में से किसी ने घर का मेन दरवाजा खोला होगा और तभी अटैकर्स ने उनसे भागा। सर शायद उनका इरादा सिर्फ रेप और मर्डर का ही नहीं था, घर में काफी लूटपाट भी की गई। पूरा कबर्ड खाली कर दिया सर। इनफैक्ट घर के किसी भी मेंबर का मोबाइल फोन भी नहीं मिला। अटैकर्स घर का हर छोटे से छोटा कीमती सामान चुरा कर ले गए। हो सकता है सर ये किसी लूटपाट करने वाले गैंग का काम। अगर मकसद सिर्फ लूट होगा तो फिर मारने से पहले पूरी फैमिली को इतना टॉर्चर क्यों किया गया? बॉडीज को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे दुश्मनी निकाली गई है सबके साथ। हो सकता है आपसी रंजिश का मामला हो और शक्ल लूट के दी गई। सर नारायण अंकल बहुत अच्छे आदमी थे, मैं इतने सालों से इधर काम करता, मेरे को नहीं लगता कि उनका किसी के साथ कोई दुश्मनी होगा। क्या काम करते हो तुम इधर? खेती बाड़ी सर, वो नारायण अंकल का आसपास बहुत ज़मीन है। अब उनका एक पैर खराब था तो उन्होंने अपनी मदद के लिए मेरे को नौकरी पे रख लिया था। नारायण की बीवी या बेटी का किसी के साथ कोई इशू या नारायण का ही कोई लेन देन को लेकर विवाद? नहीं सर, मेरे को तो कभी ऐसा कुछ लगा नहीं। हाँ, वो वेंकट अन्ना आज इधर आने वाले थे। कौन वेंकट अन्ना? वेंकट अन्ना नारायण अंकल के फ्रेंड, मंडी में अनाज के बड़े व्यापारी हैं और अंकल भी अपना सारा फसल उन्हीं को बेचते हैं। नारायण, ये तेरा बैलेंस पेमेंट 7,09,234 रुपये पूरे हैं या वो तेरे को काउंट करके देखना पड़ेगा, शायद ज्यादा भी हो सकता है। थैंक यू। नारायण, बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात है जो तेरे को बोलने का था। कैसी बात? वेंकट अन्ना अपने बेटे बाला की शादी रिधिमा से करना चाहते थे, तो वो लोग आज इधर बात पक्का करने को आने वाले थे और अंकल ने भी मेरे को इसीलिए यहाँ बुलाया था। यहाँ है तो सर आसपास ऐसा कोई विटनेस नहीं मिला जिसने किसी को यहाँ आते जाते देखा। वो सिद्धेश बोल रहा है कि नारायण के दोस्त वेंकट अन्ना और उनका बेटा बाला यहाँ आने वाले थे। उनसे मिलते हैं, शायद उनसे नारायण के बारे में कोई जानकारी मिल जाए। खुशबू, खुशबू, बहुत लग गया। ये ले, रसम पी ले, कल से भूखी है तू। नहीं, ये खून है, मैं नहीं पीऊंगी। खुशबू, ये खून नहीं है, रसम है। रोना बंद करो, मजबूत होने का। पी लो। रुको, कहाँ भाग रहे हो? रुको, खड़े होके क्या देख रहे हो? जाओ पकड़ो। तो तुम दोनों भी भाग चलो मेरे साथ। बाला, तेरे को इतना जल्दी मुंबई वापस क्यों जाने का? आपका मेरा मुंबई वापस जाना पहले से ही तय था और वैसे भी जिस मकसद से मुझे आपने बुलाया था वो मकसद तो होने से रहा, तो लेट मी गो।
हाँ सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमारे मन में हमारे बेटे बाला की शादी नारायण की बेटी के साथ करने का था। इसी के लिए हम कल जाने वाले थे उसके पास, तो अचानक से उसका फोन आया। हाँ नारायण, हम लोग निकल गया है। तुम लोग अभी मत आओ। नहीं है? क्यों? मैं कॉल करता हूँ। क्या वजह थी कि नारायण ने अचानक से आपको मना कर दिया? नहीं, वजह तो कुछ नहीं बताया हमको, तो हम लोग भी एकदम हैरान रह गए। ये इत्तेफाक भी काफ़ी हैरान करने वाला है कि जिस समय आप वहाँ जाने वाले थे उसी दरमियान नारायण उसकी पूरी फैमिली का मर्डर हो गया। देखिए वेंकटेश जी, अगर आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं तो बेहतर है। कुछ नहीं छुपा रहे हम। नारायण की जाने का हमको भी शौक लगा है। नारायण हमारा बहुत पुराना दोस्त था। कब से जानते थे आप दोनों एक दूसरे को? ये कुछ 15 साल हो गया। तभी नारायण सीआरपीएफ में काम करता था, ऊटी में उसका पोस्टिंग था। सो मिस्टर वेंकट, आप और आपके परिवार को हमारे प्लांटेशन पे कैंपिंग के लिए टेंट लगाने की परमिशन चाहिए। हमारा बेटा है ना, बॉटनी में बहुत इंटरेस्ट है उसको, तो बॉटनी का उसको पढ़ाई करने का टेंट में रहे। मिस्टर वेंकट, आई एम सॉरी, मैं आपको यहाँ पे टेंट लगाने की परमिशन नहीं दे सकता। प्लीज सर, आए देखिए तो कोशिश करो ना। अब पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए मिस्टर वेंकट। आप और आपके परिवार को हम यहाँ पर परमिशन इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि अब से आप और आपका पूरा परिवार हमारा मेहमान है। मेहमान मतलब हम समझा नहीं। देखिए, आप कंकड़ गांव से हैं जी, और मैं आपके नजदीक के दालसन गांव से हूँ, तो हुए ना आप हमारे मेहमान। अच्छा। तो उसके बाद हमारा बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। फिर कुछ साल के बाद नारायण का एक एक्सीडेंट हो गया, तो उसको सीआरपीएफ छोड़ना पड़ा। उसका टांग खराब हो गई इसलिए। काफ़ी लंबे समय से आप दोनों एक दूसरे को जानते थे। फिर तो आपका बेटा बाला भी जानता होगा रिद्धिमा को। बाला, ये रिश्ता जुड़ने से पहले भी तुम और हम दोनों एक दूसरे को जानते ज़रूर थे, लेकिन हमारी शादी का डिसीजन हमारे पेरेंट्स का था। सर, इवन आई एम शॉक्ड। ये अचानक क्या हो गया? सर, फोरेंसिक टीम ने बताया कि क्राइम सीन पे 4 से ज़्यादा अननोन फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। मतलब क्रिमिनल 4 से ज़्यादा लोग। पॉसिबल है सर, क्योंकि नारायण उस कस्बे का बड़ा जमींदार था और पूछताछ में यही पता चला कि सब लोग उसकी बड़ी इज्जत करते थे। किसी भी प्रकार के विवाद का कोई हिंट नहीं मिला और वेंकट से उसके व्यापारिक रिश्ते भी अच्छे ही थे। और बेटी का रिश्ता पक्का होने से पहले ये कांड हो गया। वजह जरूर कोई बड़ी रही होगी। कपिल, नारायण के सीआरपीएफ के कलीग से भी मिलो, शायद उनसे नारायण के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए। सर, एक मिनट कपिल, ये नारायण फैमिली के फोटोग्राफ्स में कुत्ता भी दिख रहा है। देखने में काफी फ्रेंडली लग रहा है, शायद पालतू होगा। लेकिन सर, क्राइम सीन पे हमें ऐसा कोई कुत्ता दिखाई नहीं दिया। हाँ, मतलब इस वक्त तो नहीं मिला। सर, नारायण, रिद्धिमा और उसकी माँ सुनैना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट से कंफर्म हो गया है कि रिद्धिमा और सुनैना का गैंग रेप हुआ है। और सर, रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात यह भी है कि मर्डर से कुछ ही दिन पहले रिद्धिमा ने अबॉर्शन करवाया। अबॉर्शन? जी हाँ सर। इसका मतलब रिद्धिमा का किसी के साथ अफेयर चल रहा था, पर किसके साथ? अफेयर का तो अभी तक कोई क्लू नहीं मिला सर, लेकिन मर्डर से तकरीबन 30 मिनट पहले रिद्धिमा के फोन से किसी ने उमा नाम की एक औरत को कॉल किया था। ये उमा कोई और नहीं, नारायण के भतीजे सिद्धेश की बीवी है। सिद्धेश की बीवी? जी हाँ सर। और पता चला है कि उमा भी नारायण के यहाँ काम करती थी। उमा भी नारायण के घर में काम करती थी और उस टाइम पर नारायण के घर पर मेहमान आने वाले थे। इस लिहाज से तो उमा को नारायण के घर पर होना चाहिए था, लेकिन वहां पर हमें मिला सिर्फ सिद्धेश, और सिद्धेश ने भी अपनी बीवी के बारे में हमें कुछ नहीं बताया। ये लो बेटा, कुछ खा लेना। मैं भिखारी नहीं हूँ। तो फिर तुम यहाँ क्यों बैठी हो? और तुम्हारी माँ कहाँ है? तुम चुप क्यों हो बेटा? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? सर, उमा तो मार्केट गई है तो उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं उस फोन लगाओ और जल्दी आने के लिए बोलो। हाँ हाँ, फोन लगा। अरे उमा,
वो साहब पूछ रहे हैं वो उधर उस दिन तुम्हारी रिधिमा से फोन पे कुछ बातचीत हुई थी क्या? किस दिन? उसी दिन जिस दिन रिद्धिमा और उसके माँ बाप का मर्डर हुआ था। रिद्धिमा, आप क्यों फोन कर रही हो मुझे? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज फोन मत काटो। मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से बहुत बदनामी हुई है आपकी, लेकिन अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। मैं इस बोझ को लेकर नहीं जी सकती कि मेरी वजह से ये बदनामी। चुप क्यों हो गई? उस दिन क्या बात हुई थी रिद्धिमा के साथ तुम्हारी? साहब, ऐसी ही बात हो गई थी। रिद्धिमा का रिश्ता तय होने वाला था, वो मेरे साथ अपनी खुशी बांट रही थी। तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो इस शादी से खुश थी, जबकि रिद्धिमा शादी से पहले ही मां बनने वाली थी। क्या ये क्या कह रहे हो साहब आप? वही जो हमारे सामने आया है। रिद्धिमा ने अभी कुछ दिन पहले ही अपना अबॉर्शन करवाया था। इसके साथ अफेयर चल रहा था रिद्धिमा का। साहब, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। ये नारायण जी की फैमिली के साथ जो कुत्ता है, किसका है? ये तो शेरू है सर, नारायण अंकल का पालतू कुत्ता, लेकिन ये तो खो गया था। कितने दिन पहले खो गया था कुत्ता? ये कुछ 7-8 दिन पहले का बात है सर। नारायण की फैमिली का मर्डर 3 दिन पहले हुआ, और मर्डर होने से कोई 1 हफ्ता पहले उनका कुत्ता शेरू गायब हुआ। शेरू काफ़ी अच्छी नस्ल का है, रोबिला है। अगर वारदात के वक्त पर यह होता तो वारदात को अंजाम देना इतना आसान नहीं होता। तो आपको लग रहा है सर शेरू का गायब होना भी इन हत्याओं से जुड़ी साजिश हो सकती है? और हमें यह भी पता लगाना है कि रिद्धिमा के पेट में किसका बच्चा है। रिद्धिमा के सभी सोशल अकाउंट खंगा लो और आसपास के मैटरनिटी क्लिनिक्स में पता करो कि उसने अबॉर्शन कहाँ पर करवाया है। क्या बात है मंजू, अचानक फोन करके क्यों बुलाया? सरप्राइज है। अरे क्या सरप्राइज है बताओ ना। हाँ तो ये देखो। ये है खुशबू, आज से हमारी बेटी। खुशबू की माँ एक रेप विक्टिम थी, लेकिन अब वो किस हाल में थी, कहां थी, इस बात से खुशबू भी अनजान थी। लेकिन क्या वो दंपत्ति जो खुशबू को अपनी बेटी मान रहा था, क्या वो सच था या फिर वाकई इसके पीछे भी कोई साजिश थी? और वो औरत कौन थी जो खुशबू और बाकी बच्चियों का एक कठोर इम्तिहान ले रही थी? क्या इस सब से कोई ताल्लुक था? पुलिस उस केस में कई थ्योरीज बना रही थी। रिद्धिमा के अफेयर के एंगल के साथ साथ नारायण और उसकी बीवी से जुड़ी छोटी से छोटी बात पता की जा रही थी। सर, सुनैना के कॉल रिकॉर्ड से एक पेट क्लिनिक का नंबर मिला है, जहाँ सुनैना अक्सर शेरू को लेकर जाती थी। वहाँ की वेट सुनैना की बहुत अच्छी दोस्त थी। उसने बताया कि जब एक बार उमा नारायण के घर से जा रही थी तो शेरू ने उसका थैला झपट लिया था। थैले में एक सोने का हार था सर, जिसे उमा चुरा कर ले जा रही थी, और इसी वजह से नारायण ने उसे काम से निकाल दिया था। जबकि उमा हमें अपने काम पे ना जाने की वजह तबीयत खराब होना बता रही थी। इस लिहाज से तो शेरू के गायब होने के पीछे उमा का हाथ भी हो सकता है। हाँ कपिल, बोलो। सर, रिद्धिमा ने जिस मैटरनिटी क्लिनिक में एबॉर्शन करवाया था उसका पता चला है। मैं यहीं पे हूँ और उसका भी पता चला है जिसने उसको एबॉर्शन करवाने में मदद की। बाला सुन, तेरे को जिधर जाने का उधर जा, तेरे को जितना कोशिश करने का कर, लेकिन ऐसा मत सोचना कि तेरी कोशिशों में तू सफल हो जाए। चंद्रेश, गाड़ी निकाल, मुझे फ्लाइट मिस नहीं करना। तो रिद्धिमा का अबॉर्शन करवाने में तुमने उसकी मदद की? हाँ सर, लेकिन रिद्धिमा के पेट में किसका बच्चा था? वो मैं नहीं जानती साहब। रिद्धिमा तो ये भी नहीं बताना चाहती थी कि वो प्रेग्नेंट थी। वो तो उस दिन क्या हुआ रिद्धिमा? जब मुझे पता चल गया, तुझे कुछ भी बताने की बजाय सिर्फ इतना कहा कि मैं बच्चा गिरवाने में उसकी मदद करूं। ये बात तुमने उसे पहले क्यों नहीं बताई? मैं डर गई थी साहब। अगर आप
मुझे गलत समझ लेते तो। उमा, तुम्हें गलत समझने की और भी वजह है हमारे पास। चोरी का इल्जाम लगा था तुम पर। साहब ये झूठ है, मैंने कोई चोरी नहीं की थी। वो हार तो खुद रिधिमा ने मुझे दिया था। ये लीजिए। नहीं रिधिमा, मैं ये नहीं ले सकती। दीदी आपने मेरी इतनी मदद की है, प्लीज मना मत कीजिए, लीजिए ना। और प्लीज किसी को बताना मत। रिधिमा को दिया वादा पूरा करने के लिए मैं बदनाम हो गई साहब। शेरू ने मेरी थैली पर झपट्टा मारा और वो हार मेरी थैली में देखकर सुनैना चाची को लगा। हाँ? हम लोगों ने तेरे परिवार के लिए इतना सब कुछ किया और तुम मेरे घर में चोरी की? नहीं, मैंने चोरी नहीं की, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने रिधिमा के लिए जिल्लत से, क्योंकि उनके परिवार के हम पर बहुत एहसान है साहब। तो इसी जिल्लत का बदला लेने के लिए तुमने ये कांड करवाया। तुम्हारा पति भी शामिल था ना इसमें? कहीं ऐसा तो नहीं है कि रिधिमा के पेट में तुम्हारे ही पति का बच्चा था? नहीं साहब, आप ये क्या बोल रहे हैं? वो बच्चा तो क्या? रिधिमा के पेट में किसका बच्चा था उमा? अरे बेटा, मैं हूँ। क्या? अरे तुम्हारी बेटी ना बहुत डरती है मुझसे। अरे ये तुमसे नहीं डरती है, ये अपने बुरे सपनों से डरती है ना बेटा। पेमेंट का क्या हो गया? मैं बाद में फोन करता हूँ। आप लोग फिर से क्या बात है? वो तो आपका ड्राइवर और आपका भांजा चंद्रेश ही बताएगा। लेके चलो इसे। चल। मैं रिधिमा से बहुत प्यार करता था सर। प्यार करता था या फंसा रहा था रिधिमा को? उसके बाप के पैसे के लिए? नहीं सर, मैंने उसे नहीं फंसाया था। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। मैं तो फिर भी अपनी हाथ में रहकर उसे मन ही मन चाहता था। पहला कदम तो उसी ने मेरी तरफ बढ़ाया था। चलो देख लो अच्छे से। जी हाँ देख लो अच्छे से। सी अच्छी लग रही हो ना? अब तक चोरी चोरी मुझे ठीक से देख नहीं पाए होगे, है ना? नहीं, वो मुझे सॉरी। अरे मजाक कर रही हूँ। वैसे मैं मार्केट जा रही हूँ तो ले चलोगे? उसके बाद हम अक्सर मिलने लगे और धीरे धीरे हम दोनों बहुत करीब हो गए। तो रिधिमा के पेट में तेरा बच्चा? हाँ सर, हम दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन वेंकट मामा ने अपने बेटे बाला की शादी रिधिमा से तय कर दी थी। उनके खिलाफ जाने की हिम्मत मुझ में नहीं थी, इसलिए मैंने रिधिमा को कहा था वो मुझे भूल जाए। ये सजा हमें एक साथ सहनी होगी रिधिमा। भूलना होगा कि हम कभी एक थे। अब यही सच है। फिर क्या हुआ मुझे नहीं पता। मैं तो खुद हैरान था कि रिधिमा के अप्पा ने वेंकट मामा को फोन करके वहां आने से मना क्यों किया। तुम लोग अभी मत आओ। नहीं है? क्यों? मैं कॉल करता हूँ। लेकिन सर मुझे बाला पे शक है सर। अच्छा। बाला के यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि वो ये शादी नहीं करना चाहता था। उसका मुंबई में किसी लड़की के साथ अफेयर था। वेंकट मामा उसकी शादी जबरदस्ती रिधिमा से करा रहे थे। तो अपने आप को बचाने के लिए बाला को बीच में घसीट रहा है। मैंने कंफर्म किया सर, बाला का मुंबई में किसी लड़की से अफेयर तो चल रहा है। लेकिन इस चंद्रेश पे भी भरोसा नहीं कर सकते। चंद्रेश और बाला इन दोनों की बैकग्राउंड चेक करनी पड़ेगी। पता लगाना पड़ेगा कि ये दोनों ये कांड कर सकते हैं क्या। जी सर। नारायण के सीआरपीएफ टाइम के दोस्तों से मिले? जी सर, पर फिलहाल वहां से कोई काम की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। नगर पालिका में भी उनके कुत्ते शेरू की फोटो शेयर की थी, पर वहां से भी शेरू जैसे किसी कुत्ते की कोई डिटेल नहीं मिली। कहना मुश्किल है सर, शेरू के गायब होने का इस केस से कोई कनेक्शन है भी या नहीं। हाँ बोलो।
गई थी साहब। लता ने आत्महत्या ही की। ऐसा भी तो हो सकता है कि जहर लता को किसी ने जबरदस्ती पिलाया। नहीं साहब, पहले भी लता ने कोशिश की थी आत्महत्या करने की। लता! तब तो मैंने समझा कि उसे रोक लिया था, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ था लता के साथ जो लता आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी? मेरी बच्ची की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। कभी कभी वो अचानक जोर से चिल्लाने लग जाती थी। मैं तुझे मार डालूंगी। दवा का भी असर नहीं हुआ तो मैंने नजर वजर भी उतार के देखी, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा था कि उस पर किसका भूत सवार था। क्या लगता है तुम्हें, ये सब करने से वो मुझसे डरना बंद कर देगी? बोला था ना, वो तुमसे नहीं डरती है, वो तो बस अपने। देखो मंजू, कुछ भी हो पर मैं नहीं चाहता कि ये बच्ची यहाँ पे रहे। माना कि हमारी अपनी कोई औलाद नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम एक ऐसी बच्ची को बेटी बना लें जिसकी मानसिक स्थिति अच्छी ना हो। संतोष, खुशबू पागल नहीं है, वो तो बस अपने अतीत से सहमी हुई है। तुम ना दोबारा ऐसी बातें मत करना। चिल्लाना मत समझी, जो बोल रहा हो ध्यान से सुन। चली जाए यहाँ से। और मंजू ने कुछ भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? सर, लता नाम की जिस लड़की ने सुसाइड किया था, ये उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। लता की मौत फिनाइल की पॉइजनिंग से हुई थी, लेकिन सर रिपोर्ट के मुताबिक लता को काफ़ी लंबे समय से मोलेस्ट किया जा रहा था। मोलेस्ट? लेकिन लता की माँ ने तो कहा था कि लता की दिमागी हालत ठीक नहीं। हो सकता है सर लता की माँ हमसे कुछ छुपा रही है। थाने बुलाओ लता की माँ को, बात करते हैं। हेलो सर, लता की माँ के घर पे तो ताला लगा हुआ और तो उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। सर, वो यहाँ किराए पे रहती थी और पड़ोसी से पता चला है कि वो कल ही घर खाली करके चली गई है। उसकी माँ 2 महीने पहले ही वहाँ किराए पे रहने के लिए आई थी। इससे तो यही मतलब निकलता है कि लता की माँ पहले से जानती थी कि लता मोलेस्टेशन का शिकार हो रही थी। लेकिन लता और उसकी माँ के बैकग्राउंड के बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही थी। तो क्या बसंती किसी डर के कारण गायब हो गई थी या फिर उसके गायब होने के पीछे? लेकिन नारायण के कुत्ते शेरू के गायब होने की पहेली अब भी पहेली बनी हुई थी और तभी एक और वारदात सामने आया। लाइट ऑन करो। सर, लाइट नहीं है यहाँ। क्या? मेन स्विच ऑफ था सर। इस घर में भी मेन स्विच घर के बाहर है और नारायण के घर का मेन स्विच भी घर के बाहर था। मर्डर से पहले नारायण के घर का भी मेन स्विच ऑफ था। का एमओ भी बिल्कुल नारायण की फैमिली के जैसा लग रहा है। इस लड़के को भी बिल्कुल उसी तरह मारा गया जैसे नारायण को, और इस लड़की का भी रेप किया गया। और नारायण के घर में भी लूट की गई थी, इस घर में भी लूट की गई। कहीं ये किसी लूट करने वाले गैंग का काम तो नहीं है? गौतम, आसपास के थानों में पता करो कि इस तरह के केसेस कहीं और भी रजिस्टर हुए हैं क्या, और पड़ोसियों को बुलाओ। सब जो मरा है ना वो नंदी और संदीप है, हस्बैंड वाइफ है दोनों, और अभी नया नया इधर रहने को आया था। 6 महीना पहले उन लोगों का शादी हुआ है। इन दोनों के अलावा और कोई भी रहता था यहाँ पर? नहीं, हाँ, एक मेड उनके यहाँ काम करने को आती। क्या नाम है मेड का? नाम का तो मेरे को नहीं मालूम था, लेकिन 4-5 दिन पहले उसको मैं यहाँ पे काम करते देखा। 4-5 दिन पहले? स्केच बनवा सकते हो मेड का? बनवा सकता है, कोशिश करेगा, कोशिश। आप मुझे मेरे माँ जैसा ही प्यार करती है, लेकिन लेकिन क्या?
माँ जैसा क्यों? माँ ही हूँ मैं तेरी। पर वो कौन? संतोष। तो उनकी फिक्र मत कर। और ये वो क्या कहती रहती है? पापा बोला कर, पापा हैं वो तेरे। देखना फिर वो भी तुझे बिल्कुल मेरे जैसा प्यार करे। माँ क्या हुआ बेटा? लाइट ही तो गई है, इतना क्यों डर रही है? रुक मैं देखती हूँ। दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? कब से नॉक हो रहा है? सर, यही वो औरत है जो उस कपल के यहाँ काम करती थी। कपल के कॉल रिकॉर्ड्स में किसी भी मेड का नंबर नहीं मिला। इस स्केच को डेटाबेस से ही मैच किया सर, लेकिन पता नहीं चल पा रहा कि ये है कौन। ये भी तो हो सकता है इस औरत ने अभी अभी क्राइम करना शुरू किया। शबरी अटैकर्स के साथ इन्वॉल्व भी हो सकती है। तो तुम एक काम करो, चेक करो इस औरत का नारायण फैमिली के साथ कोई कनेक्शन निकलता है। औरत को तो मैं जानता सर। ये जब अंकल ने उमा को घर से निकाला तो इधर काम मांगने को आई थी। ए शुरू घड़ी घड़ी भौंकता है तुम। क्या है? साहब हमें पता चला यहाँ काम वाले की जरूरत है तो काम ढूंढ रहे हैं। इधर कोई काम वाम नहीं है, चलो। वो दिन मैंने इसको पहली और आखिरी बार देखा, उसके बाद फिर कभी नहीं देखा। हेलो, क्या? सब मैं मंजू से मिलने आई थी। अंदर देखा तो मंजू और उसका पति था। नीचे दोनों बॉडीज को देखकर लग रहा था कि जिसे उन्हें मारने से पहले काफी टॉर्चर किया गया। और यहां पर भी पावर ऑफ है। हाँ साहब, मैंने पहले भी इसको एक दो बार यहाँ आसपास मंडराते हुए देखा है। एक बार तो ये वहां संतोष जी से बात भी कर रही थी। मंजू और संतोष के अलावा और कोई भी है परिवार में? सब इनकी एक बेटी भी है। बेटी? सब यही है खुशबू, जिसे मंजू ने गोद लिया था। कहां से गोद लिया था उन्होंने खुशबू को? सब वो तो नहीं मालूम। सर, अभी तक जितने भी केसेस सामने आए उनमें अटैकर्स ने फैमिली के किसी मेंबर को नहीं छोड़ा, लेकिन इस कपल की बेटी गायब है क्योंकि अडॉप्टेड थी। और यहाँ किसी को मालूम तक नहीं है कि इस कपल ने बच्चे को अडॉप्ट कहाँ से किया। गौतम, बच्ची के फोटो सर्कुलेट कर। बच्ची की जान करती थी सर। उस मेड का स्केच मैंने हर जगह दिखवाया, तो बस तुक्के के तौर पर जिस लड़की ने सुसाइड की थी, लता, उसके पड़ोसियों को भी ये स्केच दिखाया। तुक्का लग गया सर। उन लोगों ने बताया कि इस लड़की को लता के घर के पास भी दिखा गया। ये खुशबू तो तेरी लता से भी 2 कदम आगे निकली। सुना येड़ू अम्मा के हाथ से निकल गई थी, वो तो अच्छा वहाँ मिल गई, वरना हमारा तो सारा खेल ही खत्म हो जाता। तभी तो इसका हाल लता से भी ज्यादा बुरा हो रहा है। सर, अलग अलग एरिया से 2 केसेस और मिले हैं जहां पे कुछ सेम पैटर्न से क्राइम हुआ था। उन 2 घरों में अलग अलग 2 बच्चियां मेड का काम कर रही थी, जो वारदात के बाद से ही गायब है। बच्चे? जी हाँ सर, ये हैं वो 2 बच्चियां। और सर, इस केस की इन्वेस्टिगेटिव टीम से हिंट मिला है कि ये काम बांडूपलिया गैंग का हो सकता है। बांडूपलिया गैंग? जी हाँ सर। और सर, बांडूपलिया गैंग का एमओ भी हमारे केसेस से मिलता जुलता है। ये लोग भी रेकी के लिए अपनी बच्चियों और औरतों का इस्तेमाल करते हैं। टारगेट के दिन घर की बिजली काट देते हैं, फिर मेल विक्टिम्स की गला काटकर हत्या कर देते हैं।
फिर घर में लूटपाट, और फिर फीमेल विक्टिम्स का ब्रूटल रेप, और उसके बाद उनकी भी हत्या। लेकिन ये बांडुपुरिया गैंग तो 2 साल पहले खत्म हो गया था। उसका सरगना कुट्टी जेल में हो। जी हाँ सर, लेकिन इन्फॉर्मेशन मिली कि कुट्टी की बीवी यदुरम्मा ने इस गैंग को फिर से खड़ा कर दिया, और अब ये कहाँ से ऑपरेट हो रहा है इस बात का पता नहीं चल रहा। हाँ बोलो। साहब, ये बच्ची तो मंजू मैडम को यहीं पे मिली थी, कुछ लोगों के साथ बैठकर भीख मांग रही थी। साहब, मुझे तो आश्चर्य तब हुआ जब मैंने ये सुना कि मंजू मैडम ने आदिवासी लड़की को गोद लिया है। आदिवासी की बच्ची? हाँ साहब, कलसान जंगल के पास आदिवासी जुद्दियों में मैंने इसे पहले भी देखा है। तुम दोनों में से जो पहले इस खिलाड़ी को लेके उसका सर काटेगा, उसको पेट भर के गोश्त मिलेगा। एक दूसरे का चेहरा क्या देख रहे हो? जल्दी करो। 1 2 3 चलो कला, चलो। क्यों रुक गई? डालो सबको गाड़ी में। बांडुपाल्या गैंग एक ऐसा खतरनाक गिरोह था जो 10 साल पहले तक दक्षिण भारत में 300 से ज्यादा हत्याएं, बलात्कार और करोड़ों रुपए की लूट को अंजाम दे चुका था। लेकिन केरला, कर्नाटका और आंध्रा की पुलिस के जॉइंट मिशन में इस गिरोह के ज्यादातर मर्द पकड़े जा चुके थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस गिरोह की औरतों ने इस गिरोह को फिर से तैयार कर लिया था। गिरोह की महिलाएं और बच्चियां अलग अलग तरीके से अपने टारगेट पर नजर रखती और फिर अपराध को अंजाम दे दिया जाए। को शक ना हो इसलिए वो अलग रहती थी। लेकिन उसकी बेटी लता इस गिरोह का रक्तपात देखकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। वहीं खुशबू इस गिरोह का हिस्सा ही नहीं थी, बल्कि अपराधों का भागीदार बनाया जा रहा था। 2 साल पहले खुशबू की मां का इस गिरोह के द्वारा रेप और उसकी हत्या कर दी गई थी। अपनी मां को खोने के बाद उसने मंजू को भी खो दिया था, जो सही मायनों में उसे अपनी बेटी मान बैठी थी। खुशबू अब अनाथ है, लेकिन उसकी देखभाल और उसके इलाज की जिम्मेदारी एक एनजीओ ने उठाई है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क।